हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अल्टीमेट मैराथन फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स। और इस अल्टीमेट मैराथन में हम सभी के सभी अल्टीमेट क्वेश्चंस कवर करेंगे, सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। गाइस, हमने आपको ना एक अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था सर दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। और इस अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक में हमारे पास सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टोटल 8 क्वेश्चन हैं। हमने हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक में कवर किया है, ठीक है जी। तो इस अल्टीमेट मैराथन में ना हम ये 8 के 8 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में डिस्कस क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं, वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ की मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने हमारे अल्टीमेट मैराथन अच्छे से देख लिया ना, इसके बाद आपको इन पॉइंट्स में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी भी आप इन पॉइंट्स में मिस्टेक नहीं करोगे, कभी भी आपको इन पॉइंट्स में डाउट्स नहीं आएंगे। इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सो अब यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे, ठीक है जी। वह जो हमारी ऐप है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लें और हमारी ऐप पे ही आपको अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है जी। अदरवाइज इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको हमारी ऐप का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू जाएँ, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे अल्टीमेट मैराथन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक सर हैंड रिटन फॉर्म में रिवीजन बुकलेट तैयार की है, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, बिल्कुल सर। और ये जो रिवीजन बुकलेट है ना, इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स ही कवर किए हैं, बिल्कुल। और ये हैंड रिटन फॉर्म में है और साथ में रिवीजन लेक्चर्स भी हैं। ये जो रिवीजन लेक्चर है, ये पूरी की पूरी हैंड रिटन रिवीजन बुकलेट को ही कवर करते हैं, ठीक है सर। और ये जो रिवीजन लेक्चर है, ये जस्ट 2.5 आवर्स के हैं, यानी कि 2.5 घंटे के। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अल्टीमेट मैराथन करने से पहले ना आप एक बार इसको ज़रूर रेफर कर लें। आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अल्टीमेट मैराथन करना, तो देखना यहाँ पे चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इसको पहले ज़रूर रेफर कर लें, ये अल्टीमेट मैराथन करने से पहले। ये सर हमारी जो है रिटन रिवीजन बुकलेट है और ये रिवीजन लेक्चर है, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको हमारी ऐप पर ही मिल जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट के कोई भी लेक्चर चाहिए सर, रेगुलर फास्ट टैग, तो वो भी सारे अवेलेबल है, हमारी ऐप पे ही अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज, नोट्स, सभी यूजफुल कंटेंट आपको हमारी ऐप पे ही मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991। आप इस नंबर के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं। आप सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com, तो इसके थ्रू भी आप हमें रीच कर सकते हैं। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे सर अल्टीमेट मैराथन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सर ये क्वेश्चन जो है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है सर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने यहाँ पे बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पहली 2 स्टेटमेंट्स डिस्कस करनी है, क्योंकि यही 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है जी। मेजोरिटी स्टूडेंट्स को इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स में दिक्कतें आती हैं, तो हमने यहाँ पे यही डिस्कस करनी है। क्लियर है। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेंगे। तो देखना आप यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते ही बता दोगे कि ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, AS1 कहता है, ठीक है जी, अगर कोई एंटरप्राइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, ठीक है जी, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटरप्राइज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया होगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है सर। अगर इस एंटरप्राइज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया है, तो कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटरप्राइज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया ही होगा।
क्लियर है। अगर तो फॉलो किया है तो कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। AS1 कहता है कि अगर एंटरप्राइज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया ना, तो फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इन स्टेटमेंट्स को रीड करो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट देखो यहाँ पे सर्टन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ठीक है जी, अंडरलाइन द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट अज्यूम्ड। गलत है सर, ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है जी। यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपने इसको पक्का पक्का फॉलो किया होगा, तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। ये देखो हमने यहाँ पे फॉल्स ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद है यहाँ पे इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ठीक है, आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं सर, ये भी फॉल्स है। अगर आपने फॉलो नहीं किए तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, ये देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो ना, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैंने आपको पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर ये स्टेटमेंट्स हमने जस्ट रीड किए, तो रीड करते ही हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में यही चीजें हमने डिस्कस करनी थी, और यहाँ पे हमारा भाई ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने यहाँ पे इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है सर। तो हम इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लो, इसके बाद आपको इसकी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेचुरलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। अगर तो हमारे पास फिनिश गुड्स की NRV, ठीक है जी, फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फिनिश गुड्स की NRV, ठीक है जी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है, तो ये है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो, कभी भी आपको इस चीज़ में रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में कभी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है वो सर फिनिश गुड्स की NRV के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो फिनिश गुड्स की NRV, ठीक है जी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड की कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो। हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल गिवन है 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए, ठीक है जी, परचेज एट 120, तो ये हमारे पास बन गई इसकी कॉस्ट, ठीक है जी। इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31 मार्च 2016 इज ₹90 पर यूनिट, तो ये हमारे पास है यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास थर्ड में 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स है, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट इंकर ₹320 पर यूनिट, तो ये बन गई यहाँ पे इसकी कॉस्ट। इसके बाद है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹300 पर यूनिट, तो यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लूँगा कि यही बन जाएगी इसकी नेचुरलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV, तो ये 300 हमारे पास इसकी NRV है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो फिनिश प्रोडक्ट है यानी कि फिनिश गुड है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है 320 और इसकी जो नेचुरलाइजेबल वैल्यू है वो यहाँ पे 300 है। तो यहाँ पे नेचुरलाइजेबल वैल्यू हमारी कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट कितनी है वो कितनी है सर 120, ठीक है जी, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 90। इन दोनों में लोअर कितने सर 90, तो हम 90 पे इसको वैल्यू करेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे 90 पे ही इसको वैल्यू किया है। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस अब आपको कभी भी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होगी। देखो ये बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो ना तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी और ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, और यहाँ पे हमारा भी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3,
ठीक है जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है सर। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन सर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी एक्टिविटीज़ गिवन है और हमने यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे करना है। क्लियर है, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है जी, और दूसरा क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसिडर करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ, ठीक है जी, एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हम विद इन 3 मंथ्स रियलाइज कर लेते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली, ठीक है सर। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती है मेरे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इन दोनों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है और उसके बदले में 8% डिबेंचर दिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये हमारे पास प्लांट हमने एक्वायर किया है, तो ये प्लांट के साथ रिलेट करती है। तो प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट के साथ रिलेट करती है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, ठीक है जी। इसके बाद अब ये बताओ, क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? द आंसर इज नो, अ बिग नो। सर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके बदले में 8% डिबेंचर दिए हैं, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करना है क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने क्लेम रिसीव किया है और हमारा जो प्लांट है वो फायर से लॉस्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बताओ, क्या ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये हमारे प्लांट के साथ रिलेट करती है, तो प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर, हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया है, तो पक्का यहाँ पे कैश का इनफ्लो होगा, तो यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पक्का कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मेन चीज़ सुनो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है जो कि कभी कभार अक्कर होती है, बिल्कुल जी। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हमारा जो प्लांट है वो सर फायर से लॉस्ट हुआ है, ठीक है जी। तो कभी कभार हमारा प्लांट फायर से लॉस्ट होता है, ठीक है जी, और कभी कभार हमें क्लेम मिलता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पक्का है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में AS3 क्या कहता है? AS3 कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपके पास है, ठीक है जी, तो उसको हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो इसको सेपरेटली प्रेजेंट किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है, ठीक है जी। अब सुनो, यहाँ पे मेन चीज़ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सर डाउट्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर ना एक मिथ होता है। सर मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है सर। ये मिथ है, मैं मिथ आपका यहाँ पे बस्ट कर रहा हूँ। देखो मिथ क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो ये क्लियरली मैंने आपको बताया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है जी, और ये हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, पक्का जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे ही जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके अंदर एक मिथ है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सिर्फ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, इस मिथ को अब यहाँ पे बस्ट कर दो। ये मिथ आपका यहाँ पे बस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दे दिया,
ठीक है ना। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं पे भी हो सकती है प्रोवाइडेड वो उस एक्टिविटी के साथ रिलेट करती हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लियरली यहाँ पे जाएगा। क्लियर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है, ये बिल्कुल आपका मिथ है, इसको यहाँ पे बस्ट कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं पे भी हो सकता है प्रोवाइडेड वो उस एक्टिविटी के साथ रिलेट करता हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ रिलेट करता है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बिल्कुल सेपरेटली प्रेजेंट करके लिखा है और आपने इसी तरीके से काम करना है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी और ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा AS10। ठीक है जी। तो AS10 में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा कॉस्ट ऑफ PPE के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास ये सर आइटम्स गिवन है, ठीक है जी, और ये हेड्स गिवन है और हमने यहाँ पे इन आइटम्स को इन हेड्स में क्लासीफाई करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है। देखो अगर तो आपने AS10 अच्छे से स्टडी किया है, यानी कि जो AS10 में चीज़ें हैं उसको एज इट इज स्टडी किया है, फिर तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सर अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको क्लासेस में बिल्कुल इसी तरीके से टीच किया है, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सर AS10 अच्छे से स्टडी नहीं किया, जो AS10 में एज इट इज चीज़ें हैं वो आपने एज इट इज स्टडी नहीं की हैं, फिर आपको मे बी यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो AS10 में एज इट इज हैं वो एज इट इज आपको मैंने टीच की हुई हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सारी चीज़ें रिलेट कर पाएँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम सर कॉस्ट में क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें AS10 में एज इट इज लिखी हुई हैं और हमने अपनी क्लासेज में सारी चीज़ें एज इट इज स्टडी की हुई हैं। ठीक है। इसके बाद हम सर कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट में क्या चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें AS10 में एज इट इज लिखी हुई हैं और हमने अपने क्लासेस में कवर की हुई है। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना क्वेश्चन में आइटम्स गिवन है और ये हेड्स गिवन है और हमने यहाँ पे इन आइटम्स को इन हेड्स में क्लासीफाई करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एज इट इज AS10 में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आइटम बाय आइटम दिखाता जाऊँगा और उसको यहाँ पे सारी चीज़ें रिलेट करता जाऊँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने AS10 एज इट इज स्टडी किया है ना फिर दिक्कत नहीं होगी, एज इट इज आप यहाँ पे समझ जाओगे कि सर ये कौन से हेड में जाएगा। ये देखो जैसे कि हमारे पास आइटम नंबर 1 है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। तो यहाँ पे देखो क्लियरली गिवन है सर ये परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। ठीक है ना। देखो एज इट इज, इवन वर्डिंग भी चेंज नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूं अगर आपने AS10 एज इट इज स्टडी किया हुआ है ना फिर दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे परचेज प्राइस में जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट देखो 1, ये हमारे पास परचेज प्राइस में जाएगा। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे इनिशियली डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो इनिशियल डिलीवरी हमारे पास एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये रहा हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ये एग्जांपल्स गिवन है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इंकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप। ठीक है जी। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस तो ये हमारे पास यहाँ पे है सर, हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कॉस्ट में नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारे पास इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इंकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वर्डिंग भी चेंज नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ कॉस्ट इंकर्ड वाइल एन आइटम capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। तो ये हमारे पास यहाँ पे रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड while an item capable of being operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वर्डिंग भी चेंज नहीं है। अगर आपने AS10 अच्छे से स्टडी किया ना, एज इट इज जो लिखा हुआ है AS10 में आपने स्टडी किया, फिर आपको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे परचेज प्राइस में जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, तो ये हमारे पास कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में जाएगा। ये रहा सर हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में।
ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, तो ये हमारे पास ये रहा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, एग्जांपल में ये रहा इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में। इसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, तो ये हमारे पास जाएगा कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में, तो ये रहा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्डिंग भी चेंज नहीं है, तो ये हमारे पास जाएगा यहाँ पे कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड में। क्लियर है। इसके बाद सर यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, तो फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट हेड में परचेज प्राइस में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आइटम 1 और 5, ये सर आइटम 1 और यहाँ पे 5, ठीक है जी। इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास सेकंड, यानी कि सर ये सेकंड हैंड में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, कौन कौन सी आइटम, ये सर आइटम 2 और 7, तो ये हमारे पास आइटम 2 और 7, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत, यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे थर्ड हेड में कौन कौन सी आइटम जाएंगी, यहाँ पे सर हमारे पास है 3, 4, 6, 8, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 6 और 8। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आपने AS10 एज इट इज स्टडी किया होगा, और हमने अपनी क्लासेस में ऐसा ही स्टडी किया है, तो मेरे स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रिलेट करके दी थी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यही है, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और अगर मैं आपको कहूँ कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में भी ये हमारे पास नोट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपनी है राज लिमिटेड, उसने सर एक प्लांट परचेज किया $1 लाख में 1 Feb 2015 को, जिसके रिगार्डिंग में इन्होंने पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, ठीक है। और कंपनी इसके रिगार्डिंग में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है 3 महीने के लिए एट ₹49.15 पर डॉलर। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड रेट, ठीक है जी। और उस दिन 1 Feb को हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे है 48.85, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे स्पॉट रेट। और हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे बताना है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जी, AS11 क्या कहता है। AS11 कहता है कि अगर हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है जी, जो कि नोट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास ये नोट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लांट परचेज किया है और उसके रिगार्डिंग में हमने पेमेंट करनी है, और हम उसके रिगार्डिंग में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमारे पास नोट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस है, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग में AS11 क्या कहता है, AS11 कहता है कि उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाइफरकेट करके रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो फॉरवर्ड रेट है, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे किया है 49.15, ठीक है जी। और उस दिन का रेट कितना है 48.85, तो उस दिन का रेट कितना है सर 48.85, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 49.15, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली 0.30 पर डॉलर का यहाँ पे लॉस है, ठीक है जी। और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है $1 लाख का, तो इंटू करूँगा यहाँ पे 1 लाख, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 30,000, तो 30,000 मेरे पास यहाँ पे रुपीज़ का क्लियरली लॉस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे 30,000 का जो लॉस है वो कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारी फर्दर वर्किंग है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते। देखो इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है ये लॉस कैलकुलेट करना, दूसरी चीज़ है ये बताना कि हम इस लॉस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये लॉस तो कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो यहाँ पे क्लियरली बताते ही नहीं है, या मैं कहूँ सर बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा कि हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। देखो ये लॉस है यहाँ पे 30,000 का, ठीक है जी। वो AS11 क्या कहता है, AS11 कहता है कि इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाइफरकेट करके रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस है मेरा यहाँ पे 30,000, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे लॉस आ गया सर 10,000 पर मंथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे पास अब यहाँ पे लॉस आ गया सर 10,000 पर मंथ। अब यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है सर 1 Feb को, ठीक है जी। 1 Feb को हमने यहाँ पे प्लांट परचेज किया है, तो हमने यहाँ पे 1 Feb को ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा। तो 1 Feb को हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ठीक है सर। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कहूँ मेरा ईयर
कितना सर, यहाँ पे 1 Feb 2015 है, तो यहाँ पे मेरा जो ईयर बन गया, करंट ईयर बन जाएगा। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो करंट ईयर है वो यहाँ पे सर 14-15 है, यानी कि ये 1 अप्रैल से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 15 को मेरा यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ पे ईयर जो है वो सर 14-15 है, ये मेरा यहाँ पे करंट ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 Feb को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो अगर मैं कहूँ फेब और मार्च 2 महीने मेरे यहाँ पे करंट ईयर में आएंगे। ठीक है जी, और मेरा यहाँ पे जो 1 महीना है वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 महीने अगर मेरे करंट ईयर में है तो 2 महीने का मेरा लॉस कितना बनता है, देखो 10,000 पर मंथ है, तो 2 इंटू 10,000 मेरे पास आ गया सर 20,000, तो 20,000 का लॉस है जो कि मुझे करंट ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए, और 1 महीना मेरा नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो 10,000 टू 1 सर 10,000 का लॉस मेरा नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे देखो हमने इसी तरीके से किया हुआ है, हमारे पास टोटल लॉस है 30,000। ठीक है जी, इसके बाद 2 months फॉलोइंग इन द ईयर 2014-15। ठीक है, देयरफॉर लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 मेरे पास आ गया 20,000, रेस्ट 10,000 विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग ईयर। और यही यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको यहाँ पे क्लियरली लिखते ही नहीं है, और यही यहाँ पे मेन हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्लियर है, ये भी हमने करना है, लेकिन ये यहाँ पे मेन चीज़ है क्योंकि इसने यही पूछा है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इसमें आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में यही हमने डिस्कस करना था, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं AS12। तो AS12 में ना हम ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये सर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारा ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे सर ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ना हमारे पास ये 3 गवर्नमेंट ग्रांट्स गिवन है, और हमने यहाँ पे बताना है कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पता है हिडन चीज़ क्या है, हिडन चीज़ ये है कि सबसे पहले ना हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट ग्रांट्स है कौन सी, फिर इसके बाद हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। ठीक है जी, ट्रीटमेंट बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है कौन सी। क्लियर है, और यही मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा। क्लियर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ₹35 लाख। ठीक है जी, रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़। तो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमें ये गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट सर किसकी है, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट करती है रेवेन्यू के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंसेस करने के लिए ये हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। क्लियर है, ठीक है जी, तो ये रेवेन्यू के साथ रिलेट करती है। ठीक है सर, अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंसेस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, और सर हम यहाँ पे इसको P&L में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड होते हैं कि हम इसको सर अपने एक्सपेंसेस जो कि हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, और P&L में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई हमने कर लिया और मैंने आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखो फर्स्ट, ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू आर समटाइम्स presented as a credit in the profit and loss statement। ठीक है जी, alternatively they are deducted in reporting the related expense। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 मेथड होते हैं हमारे पास इसको ट्रीट करने के। ठीक है जी, तो देखो पहले हमने यहाँ पे प्रोविजन लिख दी, अब इसके बाद है इन दिस केस ₹35 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज इज ए ग्रांट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू ग्रांट। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता दिया कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है कौन सी। इसके बाद सच ग्रांट्स आर जनरली प्रेजेंटेड एज ए क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिवली ₹35 लाख में बी डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमने उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया दोनों मेथड से। क्लियर है, तो देखो इस तरीके से अगर आप आंसर प्रेजेंट करके आओगे ना, मतलब ही नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो देखो पहले हमने यहाँ पे अच्छे से प्रोविजन बता दी, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता दिया, फिर यहाँ पे बता दिया कि सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछी हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करके दे दी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन करके आओगे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट। इसके बाद है सेकंड, ₹100 लाख। ठीक है जी, रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है हमारे पास यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट करती है हमारी प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इसके साथ रिलेट करती है। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम इसको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर कर सकते हैं।
क्लियर है, ये रहा सर हमारे पास यहाँ पे सेकंड, ठीक है। एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है जी, वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज दे आर गिवन विद द रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस टोटल कैपिटल आउटले, ठीक है जी, एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ द ग्रांट्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल जी, विच कैन बी नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉट कंसिडर्ड एज डेफिनेट इनकम, ठीक है सर। इसके बाद इन दिस केस, ये देखो पहले तो हमने यहाँ पे प्रोविजन पूरी एक्सप्लेन कर दी, इसके बाद इन दिस केस द सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया शुड बी ट्रीटेड एज ग्रांट बाय द गवर्नमेंट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने आके यहाँ पे बता दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट है कौन सी। इसके बाद द अमाउंट ऑफ ₹100 lakhs शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, हमने यहाँ पे बता दिया इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है जी। तो पहले हमने यहाँ पे प्रोविजन बता दी, फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि ये ग्रांट है कौन सी, इसके बाद बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये देखो, ये बिल्कुल बेस्ट प्रेजेंटेशन है आंसर करने की, ठीक है सर। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड, ₹10 लाख, ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट। तो एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट हमारा सर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है जी। वो भी कौन सा सर, डेप्रीशिएबल वाला, क्योंकि ये एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट हमारा डेप्रीशिएट होता है, तो वो भी कौन सा हमारा ये फिक्स्ड एसेट है, डेप्रीशिएबल वाला, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में AS12 क्या कहता है, AS12 कहता है कि सर इसको ट्रीट करने के हमारे पास दो मेथड है। हम इसको सर अपनी एसेट की वैल्यू के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको डेफर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थर्ड, ठीक है, एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स देयर आर two methods of presentation in financial statements of grants related to specific fixed assets, ठीक है जी, are regarded as acceptable alternatives under first method, ठीक है, the grant is shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हम इसको वैल्यू के साथ, एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अंडर द सेकंड मेथड ग्रांट्स रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट, ठीक है, आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, हम इसको डेफर्ड कर सकते हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the asset, ठीक है। इसके बाद in this case ₹10 lakh grant received for installation anti pollution equipment is a grant related to specific fixed asset। हमने यहाँ पे बता दिया कि ये ग्रांट सर कौन सी है, ठीक है जी। इसके बाद आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दस ₹10 लाख में आइदर बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बिल्कुल हम यहाँ पे एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, और ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमने उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। देखो इस तरीके से आंसर करके आओगे ना बच्चे, मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट चीज़ है, इस तरीके से ही आपने प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, हमने इसमें यही चीज़ें डिस्कस करनी थी और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं AS13। तो AS13 में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारा रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और इस क्वेश्चन में हमने दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, एक फर्स्ट एक थर्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो AS13 कहता है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है सर, करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करेंगे तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, इन दोनों में जो लोअर होगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद AS13 कहता है अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, इन दोनों में जो लोअर होगा, ठीक है जी। और फेयर वैल्यू हमने देखनी है डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली, क्लियर है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स, ठीक है, कोस्टिंग 8.5 लाख, ठीक है, आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है सर, 8.5 लाख, ठीक है सर। द कंपनी हैड रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू ₹6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गई इसकी सर कैरिंग अमाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ₹6.8 लाख। ये है यहाँ पे सबसे दिक्कत वाली चीज, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं। देखो सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है जी, करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट,
बिल्कुल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये होगी सर इसकी कॉस्ट, यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी इसकी कॉस्ट और ये 8.5 लाख और यहाँ पे 6.5 लाख होगी सर इसकी कैरिंग अमाउंट, दैट्स इट। और यहाँ पे इन दोनों में लोअर क्या है सर, 6.5 यहाँ पे लोअर है, तो हम यहाँ पे 6.5 लाख पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन है द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ₹6.8 लाख, तो ये हमें यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। ट्रांसफर आर मेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, ट्रांसफर आर मेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजन लिख दी, ठीक है जी। इसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट, इन फर्स्ट केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन द कॉस्ट, ठीक है सर। हेंस करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट ₹6.5 लाख, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे ना, तो बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी और आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। देखो पहले हमने यहाँ पे प्रोविजन लिख दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केस एक्सप्लेन कर दिया और फिर जाके हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसके बाद है हम यहाँ पे देख लेंगे थर्ड, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, ठीक है जी, कोस्टिंग ₹10 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। तो हम यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट कितनी है सर, 10 लाख, ठीक है। एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 12 लाख। तो यहाँ पे ना मार्केट वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। तो मार्केट वैल्यू को ही मैं अज्यूम कर लूंगा, यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू है। क्लियर है। तो यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट क्या है, हम जब करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करते हैं, ठीक है जी, तो इसको रिक्लासीफाई करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है, यही मैं अज्यूम करूंगा इसकी फेयर वैल्यू है। तो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर की गिवन है यानी कि डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन की हमारे पास गिवन है 12 लाख, ठीक है। तो इन दोनों में लोअर कैसा 10 लाख और 12 लाख में दोनों में से 10 लाख लोअर है, तो हम यहाँ पे 10 लाख पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे, ठीक है जी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो थर्ड, इन थर्ड केस कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, इज लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ ₹12 लाख, ठीक है सर। हेंस रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट ₹10 लाख। क्लियर है। तो देखो पहले हमने यहाँ पे प्रोविजन लिखी, इसके बाद हमने यहाँ पे केस को एक्सप्लेन किया, फिर जाके हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे बिल्कुल भी आपके मार्क्स से डिडक्ट नहीं होंगे और प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेस्ट होंगे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। एक मैं चीज आपको यहाँ पे और बताता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पता है इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे पता है इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया सर 6.5 लाख, ठीक है जी, इसका आंसर करते टाइम, और थर्ड यहाँ पे लिख दिया सर इसका 10 लाख। तो इस तरीके से आंसर करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इस तरीके से आंसर करोगे क्या आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? दान से सुनो, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन बच्चे बिल्कुल प्रॉपर करनी चाहिए अगर आप बिल्कुल फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। तो पहले तो देखो आप लिखो प्रोविजन, अच्छे से प्रोविजन लिख दी, ठीक है जी। इसके बाद अच्छे से केस एक्सप्लेन करो, फिर जाके अमाउंट लिखो, ठीक है जी। यहां पे भी हमने यही किया है, पहले हमने यहाँ पे सर केस अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर जाके हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करो तो बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी और एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे अलॉट करेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में यही सारी चीजें हमने डिस्कस करनी थी और ये हमने कर ली, और यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं AS 16, ठीक है जी। तो AS 16 में ना हमने ये वाला क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो क्वेश्चन है, ये सर क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? पहली चीज, यहाँ पे हमारे पास ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% और ये सर 11%, ये 13%। यहाँ पे ये बताया नहीं है कि ये कितने पीरियड का है, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक तो हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। दूसरी चीज,
यहाँ पे ना बिल्डिंग के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है जी। ये जन में किया है, ये अप्रैल में किया है, ये जुलाई में किया है, ये दिसंबर में किया है। तो यहाँ पे ये बताया नहीं है कि हमने जो एक्सपेंडिचर किया है जैसे मंथ का स्टार्ट में किया है या सर मंथ के मिड में किया है या मंथ के एंड में किया है, यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये डिस्कस करनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन डिस्कस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो ये हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है, ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ये सर 10% है, ये 11% है, ये 13% है। तो ये सर कितने पीरियड का है, यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास पर एनम है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे यही अजम्पशन लेके काम करता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली इसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद ये पहली चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हमने बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, ये सर जन में किया है, ये अप्रैल में, ये जुलाई में, ये दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया नहीं है कि सर ये मंथ का स्टार्ट है, मंथ का सर मिड है या मंथ का एंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये मंथ के स्टार्ट में हमने एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि जन वाला हमने फर्स्ट जन को किया है, ये सर फर्स्ट अप्रैल को, ये फर्स्ट जुलाई को, ये फर्स्ट दिसंबर को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अजम्पशन लेके काम करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे यही अजम्पशन लेके काम करता है। क्लियर है? तो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये डिस्कस करनी है। अब सर तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ पे इंटरेस्ट की सर कैलकुलेशन कैसे होगी, तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट की है सर 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और हमने इसके लिए एक स्पेशल लोन लिया है, यानी कि ये हमारे पास सर स्पेसिफिक लोन है, यानी कि ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है, ठीक है जी। कितने का लिया है? 1 लाख का, ठीक है। कब लिया है? 1 जनवरी 2015 को। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना था? 10%, ठीक है जी, पर एनम। हम यहाँ पे पर एनम अज्यूम करके काम करेंगे, ठीक है। और कंपनी के पास यहाँ पे टू नॉन स्पेसिफिक लोन भी है, यानी कि ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास जनरल लोन है, यानी कि हमारे पास जनरल बोरिंग्स है, ठीक है जी। कितनी? ये 5 लाख है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%, ठीक है। और इसका सर यहाँ ये हमारे पास 9 लाख है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 13%, ठीक है। इसके बाद हमने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है सर 31 दिसंबर 2015 को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अब कैसे होगी, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर सर खर्चा किया है, ये हमने अज्यूम किया कि ये 1 जनवरी को किया है, ठीक है जी। तो 1 जनवरी को हमने यहाँ पे खर्चा किया है 2 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये चीज़ बताई है कि ये जो हमने 2 लाख का खर्चा किया ये सर कहाँ से किया है? ये 1 लाख का जो हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास जो है सर ये स्पेसिफिक बोरिंग है, तो इसमें से किया है, ठीक है जी। या फिर जो हमारे पास यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक लोन है, यानी कि हमारे पास जो जनरल बोरिंग है, इसमें से किया है। यहाँ पे कुछ बताया है? डांस नो सर, कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली काम करना। तो सर कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि हमने 1 जनवरी को बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया था 2 लाख का, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि इस 2 लाख में से 1 लाख का खर्चा तो पक्का हमने ये स्पेशल लोन से ही किया होगा, क्योंकि ये लोन ही हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन से ही खर्चा किया होगा बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो 1 लाख का खर्चा तो सर यहाँ से हुआ है, तो 1 लाख के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख इंटू 10%, क्योंकि ये हमारे पास है 10%, ये हमारे पास पर एनम है, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय करूँगा 12, मेरे पास आ गया 1 महीने का, इंटू करूँगा 12 तो मेरे पास आ गया यहाँ पे पूरे साल का, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे इंटू 12 क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे 12 महीने का कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो सर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होगी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया सर 1 लाख, ठीक है। इंटू किया 10%, मेरे पास आ गया पूरे साल का। डिवाइडेड बाय 12 किया, मेरे पास आ गया 1 महीने का। इंटू किया 12 तो मेरे पास आ गया पूरे साल का, यानी कि 12 महीने का। मुझे 12 महीने का ही चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सर तो 1 लाख की तो हमने चलो यहाँ पे वर्किंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का जो खर्चा हुआ है, अब पक्का सर स्पेशल लोन से तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब 1 लाख का खर्चा पक्का इन दोनों में से कहीं से किया होगा, या तो 5 लाख में से या 9 लाख में से। तो यहाँ पे कुछ बताया है कि यहाँ पे हमने सर कहाँ से किया है? दान से लो, कुछ भी बताया नहीं है। अगर तो क्वेश्चन ये बता देता कि हमने सर 5 लाख से किया है, तो मैं यहाँ पे 11% के अकॉर्डिंगली इसकी वर्किंग कर देता। अगर क्वेश्चन बता देता कि हमने 9 लाख से किया है, तो मैं यहाँ पे 13% के अकॉर्डिंगली इसकी वर्किंग कर देता। लेकिन यहाँ पे ना क्वेश्चन ने कुछ भी बताया नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे ना वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है जी। देखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है सर। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ लोन, यहाँ पे आ गया रुपीज़, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़, ठीक है। अब मेरे पास देखो सर ये 5 लाख है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%, तो मैं ये करूँगा 5 लाख का 11%, मेरे पास आ गया 55,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 9 लाख का जो हमारे पास यहाँ पे लोन है, ठीक है जी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, तो मैं इसका करूँगा 13%, मेरे पास आ गया 1,17,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है इसका मैंने किया टोटल, ठीक है जी। इसके बाद ये जो हमारे पास अमाउंट है इसका किया टोटल। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसके बेसिस पे वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा सर, यहाँ पे देखो 1,72,000 डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास अमाउंट है 14 लाख, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट है टोटल, ठीक है जी, इसको डिवाइड करूँगा मैं ये अमाउंट का टोटल से 14 लाख से इंटू करूँगा 100, तो मेरे पास आएगा 12.285% अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पता क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली ये कर लिया कि इन दोनों के बेसिस पे हमने यहाँ पे एक वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और वो कैलकुलेट करना जरूरी है क्योंकि ये बताया नहीं है कि खर्चा कहाँ से हुआ है, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास अब यहाँ पे रेट आ गया था 12.285%, तो मैं अब यहाँ पे इस रेट के अकॉर्डिंगली पूरी वर्किंग कर दूंगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया 1 लाख, ठीक है जी। तो 1 लाख इंटू 12.285%, ठीक है। तो मेरे पास आ गया पूरे साल का, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, इंटू 12 करूंगा, तो मेरे पास आ गया पूरे 12 महीने का। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटू 12 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास 12 महीने बनते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी वर्किंग करती है, ठीक है सर। इसके बाद पूरी वर्किंग हमारी इसी तरीके से होगी। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को हमने खर्चा किया 2,50,000 का, तो ये भी पक्का इन दोनों में से कहीं से किया होगा। तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे देखो 2,50,000 इंटू करूंगा सर, मेरे पास 12.285% ये आ गया पूरे साल का, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मेरे पास आ गया 1 महीने का, इंटू करूंगा 9, मेरे पास आ गया 9 मंथ्स का। तो सर 9 मंथ्स का क्योंकि यहाँ पे देखो 1 अप्रैल हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास 9 महीने बनते हैं। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्किंग होगी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर जुलाई, तो हम यहाँ पे जूम करेंगे 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई को हमारा खर्चा कितना हुआ है सर 4,50,000 का, ये भी पक्का इन दोनों में से कहीं से किया होगा। तो हम यहाँ पे सर 12.285% यानी कि वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। तो 4,50,000 इंटू सर ये रेट किया डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास आ गया 1 महीने का, इंटू करूंगा 6, मेरे पास आ गया 6 महीने का। 6 महीने का क्यों, क्योंकि सर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास 6 महीने बनते हैं। क्लियर है। इसके बाद सर ये हमने खर्चा किया सर 1 दिसंबर को, ठीक है जी। तो 1 दिसंबर को हमने किया यहाँ पे 1,20,000, तो ये भी पक्का इन दोनों में से कहीं से किया होगा। तो यहाँ पे 1,20,000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय करूंगा 12, मेरे पास आ गया 1 महीने का, ठीक है जी। इंटू करूंगा 1, मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 महीने का। तो 1 महीने का क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास 1 महीना बनता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट, इसका करूंगा टोटल, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो कि हमने यहाँ पे एक अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, यानी कि कैपिटलाइज करनी है। क्लियर है। तो ये है यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यही 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी और ये हमने कर दी, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। इसी के साथ अब हमारा यहाँ पे सर अल्टीमेट मैराथन बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सभी अल्टीमेट क्वेश्चंस कवर कर लिए, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे अल्टीमेट मैराथन बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप आपको हमारा अल्टीमेट मैराथन अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस मैराथन को एंड करते हैं। तो मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से करके आना। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। इसके बाद आपका रिजल्ट कैसा रहा ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो ये हमारा नंबर है 9915825991। आप इसके थ्रू हमें रीच कर सकते हैं, और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। आप इसके थ्रू भी हमें रीच कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगे। और अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हैंड रिटन रिवीजन बुकलेट एंड रिवीजन लेक्चर चाहिए तो ये भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगे, ठीक है जी। अदरवाइज आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अल्टीमेट मैराथन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मैराथन।